बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा करे और आपसे दीन के काम ले। हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह हमारी जो ये पोएम है डैफोडिल्स, इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको हर चीज़ डिटेल में आसान अल्फाज में समझा सकूँ और कोई भी आपकी जो है डाउट्स हैं वो ना रहें। तो फर्स्ट वन है थीम ऑफ डैफोडिल्स। थीम बेसिकली कहते हैं कोई यानी मैसेज लेसन जो मेन जो पॉइंट है वो कन्वे करना चाह रहा है, तो ये है थीम। डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एक्सप्लोर सेवरल इंटरकनेक्टेड थीम। वर्ड्सवर्थ अपनी जो पोएम डैफोडिल्स है इसमें बहुत सारे थीम्स को एक्सप्लोर करते हैं। द फर्स्ट वन है द ब्यूटी ऑफ नेचर, यानी कि नेचर, फितरत, इसकी खूबसूरती। द पोएम सेलिब्रेट्स, नज़्म तारीफ़ करती है द स्टनिंग ब्यूटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। नज़्म, फितरत, ये जो फितरत नेचुरल वर्ल्ड है, फितरी दुनिया है, इसकी हसीन जो मनाजर हैं उनकी तारीफ़ करती है। फोकसिंग ऑन द डैफोडिल्स वाइब्रेंट एंड जॉयफुल प्रेजेंस, ख़ास तौर पे डैफोडिल्स नरगिस आबी के जो फूल है इनकी वाइब्रेंट एंड जॉयफुल प्रेजेंस, इनकी खुशी बखेरती जो मौजूदगी है उसकी तारीफ़ करती है। द पावर ऑफ मेमोरी। देखिए, जब हमने पोएम रीड की थी तो सबसे पहले उसमें डैफोडिल्स की खूबसूरती के बारे में शायर ने हमें बताया था। उसके बाद में द पावर ऑफ मेमोरी यानी कि याददाश्त की ताकत। अब एक ये भी थीम हमें वहाँ पे जो है वो मिला था। वर्ड्सवर्थ हाईलाइट्स हाउ मेमोरीज ऑफ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस इन नेचर कैन प्रोवाइड कंफर्ट एंड हैप्पीनेस लॉन्ग आफ्टर द एक्चुअल इवेंट। वर्ड्सवर्थ बताते हैं कि किस तरह से यादें खूबसूरत लम्हात की जो नेचर में गुजारी गई हों, कैन प्रोवाइड, वो हमें मुहैया करती हैं कंफर्ट, सुकून, हैप्पीनेस, खुशियाँ लॉन्ग आफ्टर द एक्चुअल इवेंट, यानी कि जो वो लम्हा या वो जो एक मोमेंट या वो इवेंट कोई भी गुज़रा है उसके काफ़ी देर बाद भी हमें ये जो यादें हैं ना उन खूबसूरत लम्हात की वो जो है वो हमें बाद में भी सुकून और खुशियाँ देती हैं। द साइट ऑफ द डैफोडिल्स कंटिन्यूज टू अपलिफ्ट हिज पीरियड्स व्हेन ही रिकॉल्स देम। अब यहाँ पे भी कह रहे हैं कि जो नरगिस के फूल हैं ये बाद में, ये उनका जो मंज़र था वो बाद में भी शायर को जो है याद आकर जो है वो खुशी देता था। व्हेन ही रिकॉल्स देम, कि जब भी वो उन्हें याद करते थे उन मंज़र को डैफोडिल्स के, तो वो उन्हें क्या करता था, अपलिफ्ट, बढ़ा देता था हिज पीरियड्स, उनका जज्बा। द थर्ड है सॉलिट्यूड एंड कनेक्शन, तन्हाई एंड कनेक्शन, राबता। इनिशियली, शुरू में, द पोइट फील्स लॉनली, शुरू में शायर जो है वो अकेला, तन्हा महसूस करता है। बट द इनकाउंटर, लेकिन सामना, विद द डैफोडिल्स, नरगिस के आबी फूलों के साथ, ट्रांसफॉर्म्स, बदल देता है हिज सॉलिट्यूड, इनकी तन्हाई को, इन टू अ जॉयफुल एंड कनेक्टेड एक्सपीरियंस विद नेचर। इनका जो सामना था डैफोडिल्स के साथ वो बदल देता है उनकी तन्हाई को खुशी में और उन्हें जोड़ देता है उनके उस तजर्बे को नेचर, फितरत के साथ। द लास्ट थीम जो है, नो लास्ट नहीं है, अभी सेकेंड लास्ट है, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल अपलिफ्ट। इमोशनल और यानी कि जज्बाती और स्पिरिचुअल रूहानी अपलिफ्ट। बुलंदी है वैसे, अपलिफ्ट मतलब बढ़ाना किसी चीज़ को, कि किस तरह से उनकी ये रूहानी, स्पिरिचुअल और इमोशनल जो है वो किस तरह से बढ़ा। तो नेचर हैज़ द एबिलिटी टू एलिवेट द पोइट्स मूड। नेचर जो फितरत है इसके पास ये काबिलियत है, ताकत है, टू एलिवेट, बढ़ाने में, द पोइट्स मूड, शायर के मूड को, एंड स्पिरिट और जज्बे को, ऑफरिंग इमोशनल, पेश करती है इमोशनल, जज्बाती, एंड स्पिरिचुअल और रूहानी सोलेस। जो सोलेस है यानी कि उसकी ताजगी, उनकी जो शायर के बारे में कह रहे हैं कि नेचर जो है इसकी ये काबिलियत है इसके पास कि ये दिलो दिमाग को सुकून देती है, ये आप रूह की जो है वो ताजगी के लिए है। तो नेचर में इस कदर जो है
ये पावर है, ठीक है। अच्छा, मैंने सेकंड लास्ट वैसे आई गेस यहाँ पे कहा था शायद, लेकिन हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं। सो द लास्ट वन है सम ऑफ द फेमस पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ टू बी रीड एंड एंजॉयड आर। अच्छा, वैसे अगर हम थीम की बात करेंगे तो फिर यहाँ 4 तक ही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो पोएम्स की बात हुई है जो और भी हैं वर्ड्सवर्थ के काम हैं, बट जो हमें मेन पोएम में मैसेजेस मिले हैं वो देखिए यही है कि पहले शायर ने उसकी खूबसूरती के बारे में बात की, नरगिस के आबी फूल, उनकी नेचर जो है फितरत की, उसके बाद में फिर पावर ऑफ मेमोरी बताया कि किस तरह से बाद में भी डैफोडिल्स को जो है वो याद करके किस तरह से वो खुश होते थे, और उसके बाद में ये कि जब उन्हें अगर तन्हा भी होते थे तो फिर भी किस तरह से उन्हें याद करके उन्हें खुशी मिलती थी। और फिर इमोशनल है कि अगेन उसी चीज़ से कनेक्ट किया गया कि जब जब डैफोडिल्स को उन्होंने याद किया उनको खुशी मिली, उन्हें सुकून मिला। सो लास्ट वन है जो पोएम है, जैसे टू द कोको लूसी ग्रे द वर्ड इज़ टू मच विद अस, द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स, इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग, सोलिटरी रीपर वी आर 7। तो ये उनकी कुछ पोएम्स हैं जिनके नाम थे। अच्छा जी, ये टीचर्स के लिए फॉर द टीचर, और ये अगेन फ्री वर्ड्स, नैरेटिव, अरिथमेटिक, ये यहाँ पे कुछ उनके काम बताए गए हैं, टीचर्स के लिए एक्टिविटी है। अच्छा जी, अब हमारे पास है ग्लॉसरी है जिसमें है वर्ड्स मीनिंग। द फर्स्ट वन है ब्लिस, ब्लिस खुशी, हैप्पीनेस खुशियाँ, कंटिन्यूस स्प्रेडिंग इन अ लाइन और ओवर एन एरिया विदाउट एनी स्पेसिस, लाइन में या किसी भी एरिया में फैला होना, विदाउट एनी स्पेसिस, बग़ैर किसी स्पेस के, खला के, वक्फे के। फ्लटरिंग टू मूव लाइटली एंड क्विकली, बेसिकली लहराना, और ये क्या है, बिल्कुल लाइट मूवमेंट है बट क्या है, क्विकली है, तेज़ी से है। होस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स, बहुत बड़ी तादाद लोगों की और चीज़ों की। जोकेंट चेयरफुल, ये चेयरफुल बहुत ज़्यादा खुशगवार, बहुत ज़्यादा चेयरफुल होना, खुश होना। मिल्की वे, a band of light across the night sky, made up of a huge number of stars that form a large part of the galaxy that includes our sun and its planets. बेसिकली जो कहकशां के बारे में बात की गई है मिल्की वे के, जैसे रात के वक्त आसमान पर रोशनी की जो है वो एक पट्टी बेशुमार सितारों पर मुश्तमिल होती है। ये इसमें जो है हमारा सूरज और इसके सियारे जो हैं जितने, उनका सबका जो एक कहकशानी निज़ाम है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उसके अंदर है। बेसिकली मिल्की वे उसको कहते हैं। पेंसिव, थिंकिंग डीपली के सोचना बहुत गहराई के साथ, डीपली। सॉलिट्यूड, द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, ऐसी सूरत हाल, ऐसी हालत जिसमें अकेले हैं आप। स्प्राइटली, फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, ज़िंदगी से भरपूर और तवानाई से, एनर्जी से। वैकेंट, एम्प्टी और अनऑक्युपाइड, खाली होना, अनऑक्युपाइड यानी कि किसी भी चीज़ से इनके खाली होना, ठीक है। वेल्स, वैलीज, वादियाँ। वेंडर्ड, टू वॉक स्लोली अराउंड, बिल्कुल आहिस्ता मूव करना, बिल्कुल आहिस्ता चलना। ओके, नेक्स्ट है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमारे पास जो हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, अब हम उनको देख लेते हैं। द फर्स्ट वन है व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डैफोडिल। डैफोडिल्स ये जो पोएम है इसका सेंट्रल आइडिया सबसे पहले आप समझ लें। देखें, एक चीज़ मैं आपको भी यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि अगर आप नोट करें कि जो आपके भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो उन पे क्रिएटिव बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। मसलन कि वो एक क्रैमिंग नहीं है, रट्टा नहीं है, एज इट इज़ ये देखिए सिर्फ इसमें क्रिएटिव है। अगर आप इसको पहले कोई भी चीज़ जब याद करनी हो, अगर आप उनको सबसे पहले उर्दू में या ये कहेंगे जब तक आपका कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर नहीं होगा आपको वो चीज़ हमेशा जो है वो याद नहीं रहेगी। तो इवन इसमें भी सबसे पहले भी नोट नहीं करें, पहले इसको अच्छे से समझ लें। मैं जैसे रीड करूँगी, उर्दू है उसकी पहले लाइन जो भी उनको अपने दिमाग में बिठाएं, उन्हें कनेक्ट करें, उनकी एक इमेज अपने माइंड में बेशक करें, ताकि जब आपको क्वेश्चन क्लियर हो फिर उसका आंसर क्लियर हो तो कभी भी आपको ये भूलेगा नहीं। तो मेन आइडिया पोएम का क्या है? द पोएम शोज़ हाउ द ब्यूटी ऑफ नेचर, नज़्म दिखाती है कैसे खूबसूरती नेचर की, स्पेशली द डैफोडिल्स, ख़ास तौर पे नरगिस आबी के फूल, कैन मेक अ पर्सन हैप्पी एंड पीसफुल, इंसान को बनाते हैं, पर्सन को बनाते हैं खुश एंड पीसफुल, इवन व्हेन अलोन, हत्ता कि जब अकेले हों, थिंकिंग ऑफ द डैफोडिल्स, नरगिस आबी के फूलों के बारे में सोच रहे हों, ब्रिंग्स जॉय टू द पोइट, ब्रिंग्स लेकर आते हैं खुशी, पोइट
के लिए या पोइट को जो शायर है उसको खुशी। तो यहाँ पे मेन हमने पूरा में क्या पढ़ा है कि नज़म हमें ये दिखाती है कि किस तरह से नेचर की खूबसूरती जो है, ख़ास तौर पर नरगिस आबी के फूल, वो किसी भी इंसान को जो है वो खुश कर सकते हैं और उसको पुरअमन कर सकते हैं, पीसफुल। हत्ता कि जब शायर भी अकेला होता है और इन डैफोडिल्स के बारे में सोचता है तो वो उसके लिए भी जो है वो खुशी का बायस बनते हैं, उसके लिए खुशी लेकर आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, डिस्क्राइब द सेटिंग वेयर द पोइट सॉ द डैफोडिल्स। उस पूरी सेटिंग को बताएं जहां शायर ने डैफोडिल्स को देखा। हाउ डज दिस सेटिंग कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम। तो किस तरह से जो पूरी की सेटिंग थी जो, इसने शायर के मूड में, ओवरऑल मूड में किस तरह से कंट्रीब्यूट किया, कैसे ताउन किया। अच्छा, सबसे पहले इसको सेटिंग को समझ लें, बेसिकली है क्या। जैसे देखिए एक सेटिंग और एक उन्होंने क्या कहा कि किस तरह से सेटिंग ने कंट्रीब्यूट किया किसमें, शायर के मूड में। अब थोड़ा सा आप गौर करें, लेट्स सपोज जैसे हम इसी से थोड़ा लिंक करते हैं, हमें नज़्म में क्या दिखाया गया है, ठंडी हवा, अगर एक इमेजिन करें ठंडी हवा चल रही है और जो है वो हल्के हल्के बादल बने हुए हैं, आप आसमान के नीचे खड़े हैं, इर्द गिर्द जो है वो फ्लावर्स हैं और ग्रीनरी है, तो आपका उस वक़्त वो सब चीज़ों का अफेक्ट जो आप पे क्या होगा कि आप अच्छा फ़ील कर रहे होंगे, लाइट फ़ील कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा पुरसुकून, खुश। आप ये देखिए सेटिंग क्या थी, ठंडी हवा का चलना, फूलों का होना, ग्रीनरी का होना, बादल बने हुए हैं, ये सेटिंग है और इसने आपके ऊपर क्या किया, आप खुश हो गए, आप लाइट फील कर रहे हैं। सेम अगर सेटिंग ऐसी हो, बहुत ज़्यादा फियर हो, इर्द गिर्द एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा टेंस का इन्वायरमेंट है, हर तरफ जो है बेचैनी है, परेशानी है, तो वो आप ही क्या अफेक्ट करे कि आप सैड होंगे, हर चीज़ से दिल उकता आ जाएगा। तो ये इस तरह से जो सेटिंग होती है उसका आपके ऊपर इस तरह से अफेक्ट पड़ता है। अब हमने डैफोडिल्स में भी क्या सेटिंग देखी, अब क्या थी कि द पोएट सॉ द डैफोडिल्स बिसाइड अ लेक एंड अंडर द ट्रीज। शायर ने डैफोडिल्स, नरगिस के फूलों को झील के साथ दरख्त के नीचे देखा, फ्लोटरिंग इन द ब्रीज, जो कि हवा में लहरा रहे थे। दिस पीसफुल एंड ब्यूटीफुल नेचुरल सेटिंग, ये खूबसूरत पुरअमन जो फितरी सेटिंग थी, मेक्स बनाती है द मूड, शायर के मूड को जॉयफुल, खुशगवार, काम एंड अपलिफ्टिंग। तो शायर के मूड को खुश करती है, पुरसुकून करती है और बढ़ा देने वाला, बढ़ाती है मज़ीद उसके मूड को, उसमें अपलिफ्ट करती है। तो ये इस तरह से सेटिंग थी और इस तरह से इसने जो है इसमें कंट्रीब्यूट किया। तो देखेंगे अगर आपको क्वेश्चन की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई, अब बेशक आपको एग्जैक्ट वर्डिंग ना भी याद रहे, आप इसको अपने वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। थर्ड है, हाउ डज़ द पोएट, किस तरह से शायर डिस्क्राइब करता है, बयान करता है द डैफोडिल्स, नरगिस आबी के फूलों को। व्हाट इमेजरी डज़ ही यूज़ टू ब्रिंग देम टू लाइफ, कौन सी इमेजरी वो यूज़ करता है टू ब्रिंग देम टू लाइफ, उनको ज़िंदगी में लाने के लिए। अच्छा, यहाँ पे जो अब आया है इमेजरी, ये बेसिकली है क्या, ये एक तरह से आप इसको समझ लें कि इसमें जो है वर्ड्स को इस्तेमाल किया जाता है टू क्रिएट पिक्चर इन द रीडर्स माइंड। यानी कि जैसे आप देखें ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना जिससे रीडर जो है, जो पढ़ने वाला है, ऑटोमेटिकली उसके माइंड में पिक्चर बनती है। जैसे देखें मैंने अभी यहाँ पे जब बात कर रही थी, इसको सेटिंग को थोड़ा रिलेट कर रही थी, जैसे मैंने बहुत अच्छी नेचर की सेटिंग की बात की कि जो है बादल बने हुए हैं, ठंडी हवा चल रही है, ग्रीनरी है, फ्लावर्स हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में वैसी सेटिंग बनना स्टार्ट हुई। बट मैंने जो फ्लावर्स थे मैंने वो स्पेसिफाई नहीं किया कि जो है वो रेड फ्लावर्स हैं, वो ब्लू तो नहीं, मतलब रेड फ्लावर्स हैं, कौन से फ्लावर्स हैं। तो आप सब ने हो सकता है कि अपनी अपनी पसंद का फ्लावर्स जो है वो इमेजिन कर लिया हो, बट मोस्ट ऑफ ने जो है वो सिंपल जो मैंने सेटिंग बताई बस उसको इमेजिन किया। सेम इसी तरह से जब मैंने थोड़ा सा डार्क साइड पे गई, थोड़ी सेटिंग उसकी डिप्रेशन वाली बतानी शुरू की, तो आप सब ने डिफरेंटली उन चीज़ों को इमेजिन किया। तो बेसिकली मैंने तो वर्ड्स यूज़ किए बट आपने तो है अपने माइंड में पिक्चर बनाई। तो ये हमने यहीं पे क्या एक्टिविटी कर ली थी, हमने इमेजरी बेसिकली यहीं पे कर ली। तो सेम इसी तरह से शायर ने भी कौन से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे इमेजरी के जो कि वो ब्रिंग देम टू लाइफ लेकर आए। तो हम उनको रीड करते हैं। द फर्स्ट है, द पोएट डिस्क्राइब्स द डैफोडिल्स एज गोल्डन। शायर नरगिस आबी के फूलों को बयान करता है एज गोल्डन, सुनहरी, फ्लटरिंग, लहराते हुए, एंड डांसिंग, और रक्स करते हुए, इन द ब्रीज, हवा में। शायर अब नरगिस के जो फूल हैं वो बताता है कि वो सुनहरे हैं, वो लहरा रहे हैं और वो हवा में रक्स कर रहे हैं। ही कंपेयर्स देम टू स्टार्स शाइनिंग ऑन द मिल्की वे। ये उनको मिलाता है, कंपेयर करना, मिलाना किसी चीज़ से, ठीक है।
तो स्टार के साथ करता है जो कि चमकते हैं मिल्की वे में, कहकशां में, शोइंग देयर एंडलेस ब्यूटी, जो कि दिखाते हैं उनकी कभी ना ख़त्म होने वाली खूबसूरती। दिस इमेजरी मेक्स द फ्लावर्स फील अलाइव एंड हैप्पी। तो ये जो इमेजरी है ये बनाती है जो फ्लावर्स हैं उनको अलाइव, ज़िंदा एंड हैप्पी, खुश होने बनाती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन द पोएम। अब यहाँ पे हमें कहा गया है कि नज़्म में जो पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया उसके बारे में हमने बताना है। तो पर्सोनिफिकेशन होता क्या है, सिंपल वर्ड में समझ लें। यहाँ पे देखें एक पर्सन से पहले इसको PERS पर्सन, सिर्फ यहाँ तक। पर्सन मतलब इंसान, इंसान ह्यूमन, ठीक है, वटेवर। लेकिन यहाँ पे सिंपल है कि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि कोई भी ऐसा टास्क, कोई भी ऐसा एक्शन, ये ज़्यादा बेहतर है, कोई भी ऐसा एक्शन जो कि ह्यूमंस कर सकते हैं और वो जो नॉन लिविंग थिंग्स है अगर बताया जाए कि वो भी एग्जैक्टली यही एक्शन कर रही हैं तो फ़ौरन से आपने समझ लेना है कि ये जो है वो पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। इन सिंपल क्या, बेशक आप इस डेफिनेशन को लिख लें, गिविंग ह्यूमन एक्शंस, फीलिंग्स आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है, जो कि दैट आर नॉट ह्यूमन, यानी कि जो भी गैर जानदार हैं उनको इंसानों जैसी खसूसियत देना। तो ये बेसिकली है पर्सोनिफिकेशन। जैसे देखें अब यहाँ पे है टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। टॉसिंग देयर हेड्स, वो अपने जो सर थे उन्हें हिला रहे थे, इन स्प्राइटली डांस, और बहुत ज़्यादा शानदार और खुशी जो है वो रक्स कर रहे थे। तो देखिए ये वाली ह्यूमन की एक्शन है, ह्यूमन अपने सर हिला सकते हैं, वो डांस कर सकते हैं, रक्स कर सकते हैं, बट जो फ्लावर्स हैं वो तो नहीं कर सकते। तो इनको जो है वो हमारी जो खसूसियत है वो दी गई है। तो इस तरह से ये है पर्सोनिफिकेशन है। द फ्लावर्स आर डिस्क्राइब्ड एज डांसिंग लाइक ह्यूमन्स, ठीक है। जैसे अगर कहा जाए कि जो फ्लावर्स हैं वो रो रहे हैं, वो हंस रहे हैं, तो ह्यूमन रो सकते हैं, ह्यूमन हंस सकते हैं, फ्लावर्स नहीं कर सकते। तो अगर हमारी कोई भी जो है वो कोई भी खसूसियत है अगर वो नॉन लिविंग थिंग्स को दे दी जाएगी तो इन सिंपल है कि ये गैर जानदार को दी गई है, तो ये है हमारी पर्सनिफिकेशन, ठीक है। आई होप कि अब आपको यहाँ से जो मैंने ट्रिक बताई है पर्सन से आपने याद रखनी है। पर्सन मतलब इंसान, ह्यूमन, और उनको जो उनकी एक्शंस दिए जाए नॉन लिविंग थिंग्स को, तो वो है पर्सोनिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द राइम स्कीम ऑन द पोएम्स रिथम एंड फ्लो। अब क्या इफेक्ट आता है राइम स्कीम का जो पोएम के ऊपर है, उसकी क्या रिथम है और उसका क्या फ्लो है। अच्छा जी, द पोएम हैज़ अ रेगुलर राइम स्कीम, इसकी रेगुलर है जैसे ए बी विच मेक्स इट स्मूथ, म्यूजिकल एंड ईजी टू रीड। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि राइम स्कीम होती क्या है। जैसे अक्सर आपने गौर किया होगा कि कोई भी गज़ल, कोई भी सॉन्ग जिसकी जो लाइन है बेसिकली उसके अगर लास्ट वाला वर्ड है वो आपस में मिलते हों, मसलन कि हर लाइन के लास्ट वाला वर्ड, तो वो ऑटोमेटिकली उसमें एक रिथम होता है कि उसमें फ़्लो होता है और हमें वही अच्छा लगता है सुनने में, पढ़ने में। गौर करें कि अक्सर ऐसी गज़ल होती है, पोइट्री होती है जिसके लास्ट के जैसे उर्दू में रदीफ़ है कि मतलब वो मिलते हों, हम आवाज़ हों, एक जैसी उनकी आवाज़ आती है, तो वो पढ़ने में अच्छा लगता है, एक ऑटोमेटिकली उसमें फ़्लो आता है, ये होता है रिथम बेसिकली, ठीक है। अब इसी तरह से अब ये राइम स्कीम क्या है, मैं आपको इसमें बल्कि करके दिखाती हूँ कि राइम स्कीम होती क्या, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। अच्छा यहाँ पे देखें, अब आप गौर करिएगा ज़रा, राइम स्कीम होती क्या, कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं, मैं अब आपको बताती हूँ। आपने सबसे पहले राइम स्कीम अगर किसी की फाइंड भी करनी है तो आपने लास्ट वाला वर्ड देखना है, ठीक है। लास्ट वाला वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है क्लाउड, राइट, और लास्ट वाला वर्ड है हिल्स। अब देखें क्लाउड और हिल्स दोनों डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे कि जब राइम स्कीम हमेशा ए से ही स्टार्ट होती तो हम दे देंगे इसको ए, ठीक हो गया, ए हमने सिंपल इसको ए दे दिया। अब नेक्स्ट वर्ड हमने देखा बी, इसको हम देंगे। अब इसको बी हमने क्यों दिया, वो हमने बी इसको इस वजह से दिया क्योंकि क्लाउड डिफरेंट साउंड दे रहा है और हिल्स डिफरेंट साउंड दे रहा है, तो ये दे रहा है, तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करें, अब ये है क्राउड। अच्छा, क्राउड हम दोनों को चेक करेंगे, क्लाउड क्राउड, तो मतलब ये मिलते हैं, राइट। तो मैं इसको ए साउंड ए इसके ऊपर राइट हम करेंगे, क्यों, हम ये बता रहे हैं कि ये दोनों जो हैं वो सेम है, राइट। नेक्स्ट है डेफोडिल्स, हिल्स डेफोडिल्स, देखिए मिलते हैं, तो इसका मतलब है हमने इसको दे दिया बी दे दिया, राइट। अच्छा, अब आगे आ गया ट्रीज़, क्लाउड हिल्स ट्रीज़। अब आप देखें कुछ मिल नहीं रहा, इसमें मैच नहीं हो रहा, राइट। तो हम क्या करेंगे, अब ना तो ये ए है ना बी है, तो अब ये क्या होगा, राइट, ये है सी।
अच्छा, नेक्स्ट है ब्रीज, ट्रीज ब्रीज, देखिए तो सेम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इसकी जो है वो बन गई ए बी और सी, ठीक है, ये इसकी बन जाएगी राइम स्कीम। तो आपने बल्कि यहाँ पे मैंने ए बी लिखा तो यहाँ पे सी भी आएगा, ठीक है, ए बी और ए बी। इसमें जो है आपको अब राइट कर लीजिएगा आगे, यहाँ पे बल्कि मैं थोड़ा सा लिख के देती हूँ, आई गेस सी थोड़ा सा, ठीक है, कि इसकी जो राइम स्कीम है वो है ए बी और सी। अब आपको आइडिया हो गया कि जैसे वो उसको स्मूथ बनाती है म्यूजिकल, ये जो रैम स्कीम बनाती है, और इजी टू रीड होता है। इट फील्स लाइक अ जेंटल फ्लोइंग डांस जस्ट लाइक द डैफोडिल्स। तो जिस तरह से नरगिस आबी के फूल रक्स कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जब हम इस नज़्म को पढ़ते हैं राइम स्कीम की वजह से हमें बहुत ईजी लगता है, हमें बहुत ज़्यादा जो है देखें क्लाउड हिल्स, क्राउड, डैफोडिल्स, ट्रीज ब्रीज, बहुत ज़्यादा हमें अगर आप गौर करेंगे पढ़ने में आसानी है, ठीक है, यानी कि क्योंकि इसकी वजह से इसमें है फ्लो है। और क्वेश्चन नंबर 6 है, Why do you think the poet describes the daffodils as jocund company? What impact do they have on him? शायर ने नरगिस आबी के फूलों को जोकेंट कंपनी क्यों कहा, उन्होंने क्या उसके ऊपर जो है वो इम्पैक्ट अपना डाला। तो जोकेंट कंपनी जो है इसका मतलब है खुश और खुश मिजाज जो है वो दोस्त, ठीक है, बहुत ज़्यादा। अब उसने एक तरह से क्योंकि उनकी कंपनी में था, वहाँ पे खड़ा था, तो इस वजह से उनको उसने जो है खुशगवार दोस्त कहा है। मीन्स हैप्पी एंड चीयरफुल फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पे मैंने उर्दू में भी आपको बता दिया और इंग्लिश में भी लिख दिया। जोकेंट कंपनी का मतलब है बहुत ज़्यादा खुश और खुशगवार दोस्त। द डैफोडिल्स मेक द पोइट फील जॉयफुल एंड चीयरफुल, शायर को जो डैफोडिल्स के फूल हैं वो बनाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश उसे करते हैं और चीयरफुल खुशगवार करते हैं। लिफ्टिंग हिज स्पिरिट्स, और उसके जज्बे को बढ़ाते हैं। एंड मेकिंग हिम, और उसको फॉरगेट लॉनलीनेस, और उसकी जो तन्हाई होती है उसको भुला देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द पोइट मेंशंस द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। What do you think he means by this and the daffodils contribute to this feeling? शायर ने मेंशन किया है bliss of solitude। अब उसने ये क्यों किया है, इसका मतलब क्या है, और इसने किस तरह से डैफोडिल्स ने इसकी इस फीलिंग में जो है वो कंट्रीब्यूट किया है। तो ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड का मतलब है फाइंडिंग हैप्पीनेस, खुशियों को तलाश करना, एंड पीस और सुकून को व्हेन अलोन, जब अकेले हों। थिंकिंग ऑफ द डैफोडिल्स, नरगिस आबी के फूलों को सोचते हुए फिल्स द पोइट्स हार्ट विद जॉय, शायर के दिल को खुशी से भर देते हैं। शोइंग दैट, दिखाते हैं, नेचर कैन कम्फर्ट, नेचर आपको सुकून दे सकता है, एंड इंस्पायर, और मुतासिर कर सकता है, इवन इन क्वाइट लॉनली मोमेंट्स, नेचर आपको जो है वो कम्फर्ट दे सकता है हत्ता के अकेले या खामोशी के लम्हात में भी। क्वेश्चन नंबर 8 है, इमेजिन यू आर द पोइट, आप शायर हैं, रिविजिटिंग द सेम प्लेस आफ्टर मैनी ईयर्स, आप शायर हैं और आप उसी जगह को बहुत सालों बाद जो है वो विज़िट कर रहे हैं। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग योर फीलिंग, एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखें और अपनी फीलिंग, अपने एहसासात को बयान करें। एंड द सीन एज इट माइट अपीयर नाउ, और उस मंज़र को भी बयान करें कि जैसे वो अभी जो है अपीयर हो रहा है, अभी हो रहा है। सो हमने एक छोटा सा आंसर इसमें राइट किया, दैट आफ्टर मैनी ईयर्स, बहुत सालों बाद, आई रिविजिट द लेक एंड ट्रीज, मैंने दोबारा से रिविज़िट किया, दोबारा से उस झील का, उन दरख्तों का, कि मैं उनके पास जाता हूँ। द डैफोडिल्स मे हैव फेडेड, कि जो नरगिस आबी के फूल हैं शायद वो मुरझा गए होंगे, बट देयर जॉयफुल मेमोरी, मगर उनकी खुशगवार, खुशी बखेरती जो उनकी याददाश्त है, स्टिल फिल्स मी, वो अभी भी मुझे फील करती है विद हैप्पीनेस, खुशियों के साथ, एंड पीस, और जो है वो सुकून के साथ, कि कई सालों बाद मैं दोबारा झील और जो है वो दरख्तों के पास जाता हूँ। नरगिस के फूल शायद मध्यम हो गए हों, लेकिन उनकी खुशी भरी यादें हैं वो अभी भी मुझे खुशी और सुकून देती हैं। शोइंग दैट नेचर्स ब्यूटी, ये दिखाती हैं कि फितरत की खूबसूरती स्टेज रहती है इन आवर हार्ट्स, हमारे दिलों में, फॉरएवर, हमेशा। तो ये ज़ाहिर करती है, ये हमें बताती है कि नेचर, फितरत की खूबसूरती हमेशा हमारे दिलों में रहती है। अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं यहाँ पे कि अब हमारे पास और क्या है, ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं। ओके, हमने जो है ये ग्लॉसरी कर ली है और हमने ये क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। अच्छा जी, अब है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन, हमें एमसीक्यूज़ दिए गए हैं और हमने जो करेक्ट है उस पर टिक करना है।
वट इज़ द प्राइमरी थीम ऑफ द पोइम डैफोडिल्स। डैफोडिल्स जो नज़म है इसका मेन थीम है क्या, वैसे मेन क्या मैसेज था, मेन थीम तो इसमें नेचर की बात की गई थी, द ब्यूटी ऑफ नेचर। टू विच नेचुरल एलिमेंट डज द पोइट कंपेयर हिमसेल्फ इन द बिगनिंग ऑफ द पोइम। नज़म के स्टार्ट शुरू में ही शायर ने अपने आप को किस नेचुरल एलिमेंट के साथ जो है वो कंपेयर किया था, ट्री नो शायर ने कहा था कि मैं एक क्लाउड की तरह, ठीक है। वेयर डज द पोइट सी द डैफोडिल्स, अब शायर ने डैफोडिल्स नरगिस आबी के फूल कहाँ देखे, रिवर नो, गार्डन नो, यस बिसाइड अ लेक, झील के पास। हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब्स द मूवमेंट ऑफ द डैफोडिल्स, शायर ने उनकी मूवमेंट को कैसे बयान किया था, फ्लटरिंग एंड डांसिंग, के वो हल्का सा जो है वो रक्स कर रहे थे और उनकी मूवमेंट हल्की थी। टू व्हाट डज द पोइट कंपेयर द डैफोडिल्स इन टर्म्स ऑफ देयर कंटिन्यूस स्ट्रेच। शायर ने जो डैफोडिल्स और नरगिस आबी के फूल हैं उनकी किस तरह से बताया था कि वो कंटिन्यूस स्ट्रेच फैले हुए हैं, तो उनको कंपेयर किया था स्टेरी नाइट, ठीक है, स्टेरी नाइट से शायर ने उनको किया था कि जिस तरह से जो है वो तारों भरा आसमान है, कहकशां में जो है वो सितारे जैसे पट्टी बनाई हुई कहकशां की, तो उसी तरह से शायर ने जो है इनको स्टेरी नाइट में किया था। और नेक्स्ट है हाउ मेनी डैफोडिल्स डज द पोइट एस्टिमेट ही सॉ एट अ ग्लैंस, कितने जो है वो डैफोडिल्स शायर ने बताया था कि मैंने देखे हैं एक ही नज़र में। तो आई गेस हम यहाँ पोइम में चेक करते हैं कि शायर ने कहा था लेट यस 10,000, एट 10,000 जो है मैंने देखे एक ही नज़र में। सो यस यहाँ पे आएगा 10,000, ठीक है, 10 आई थिंक ये 10 तो नहीं कर दे लेकिन 10,000 है। ओके नेक्स्ट है विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स द पोइट्स इनिशियल फीलिंग बिफोर ही सीज द डैफोडिल्स। डैफोडिल्स को देखने से पहले शायर की फीलिंग क्या थी, ये थी लॉनली थी, ठीक है, जब उनको देखने से पहले उसकी फीलिंग क्या थी, लॉनली। व्हाट इफेक्ट डू द डैफोडिल्स हैव ऑन द पोइट मूड व्हेन ही लेटर रिकॉल्स देम, जब शायर जो है वो उनको बाद में देखता था तो वो उसकी क्या फीलिंग थी, उसकी फीलिंग थी व्हाट इफेक्ट डू द डैफोडिल्स हैव ऑन द पोइट्स मूड व्हेन ही लेटर रिकॉल्स देम, तो दे ब्रिंग्स हिम जॉय, ठीक है, जब उनको याद करता है तो उस खुशी लेकर आते हैं वो। What phrase does the poet use to describe his reflective moments about the daffodils? अच्छा जी, फ्रेज़ कौन सी शायर ने यूज़ की थी जो कि डिस्क्राइब करती हैं उसके उन लम्हात को डैफोडिल्स के बारे में, तो इसने कहा था इन अ वेकेंट और अ पेंसिव मोड, इन अ वेकेंट और इन अ पेंसिव मोड, ठीक है। ये फ्रेज़ बयान करती है, फ्रेज़ होता है जिसमें ना आपके पास सब्जेक्ट हो, आपके पास वो मतलब कि वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, वो होता है फ्रेज़। Which line from the poem best conveys the lasting impact of the daffodils on the poet? कौन सा जो है लाइन है इसमें जो शायर इस्तेमाल करता है अपने जो लास्ट इम्पैक्ट उसके ऊपर रहता है वो बताता है, एंड देन माई हार्ट विद प्लेयर फिल्स, ठीक है, ये वाली लास्ट इम्पैक्ट उसके ऊपर था कि शायर जब भी इन फ्लावर्स को याद करता है तो वो इसके जो दिल है वो खुशी से भर जाता है। तो ये हमारे हो गए हैं MCQs। नेक्स्ट वोकैबुलरी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज एक्सप्लेन्ड इन द एग्जाम्पल गिवन बिलो। हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं इन एग्जाम्पल्स को देखते हुए। तो आई थिंक सबसे पहले एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम इन क्वेश्चंस के जो है वो आंसर्स दे लेंगे। तो क्वेश्चन जो है इसमें एग्जाम्पल है लॉनली वर्सेस सोलिटरी आर द वर्ड्स विद सिमिलर डिनोटेशंस। यहाँ पे जैसे वर्ड लॉनली का मतलब भी अकेला होता है, सोलिटरी का मतलब भी अकेला होता है, लेकिन ये वो वर्ड्स हैं जिसमें एक जैसे इनके जो है वो डिनोटेशंस का मतलब है लुग़वी मायनी, मसलन कि उनका जो डिक्शनरी का जो मायनी है वो बिल्कुल एग्जैक्ट जो डिक्शनरी में होता है वो है डिनोटेशंस, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा कॉनोटेटिव है, पहले इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं, लेट्स सी कि ये इसमें क्या क्या है। ये टीचर्स के लिए एक्टिविटी है अगेन कि डिनोटेशन द लिटरल और प्राइमरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड द डिक्शनरी डेफिनेशन, यानी कि डिक्शनरी में जो किसी भी लफ्ज़ का हमें मायने दिया जाए तो वो होगा डिनोटेशन, उसका कॉनोटेशन जो मीनिंग है वो क्या होगा, आइडिया या फीलिंग, एहसास दैट अ वर्ड इन्वोक्स इन एडिशन टू इट्स लिटरल और प्राइमरी मीनिंग। देखिए अगर हम कोई भी वर्ड है जैसे हम उसका मीनिंग देखते हैं कि
डिक्शनरी में क्या मीनिंग, अगर हमें वो मिलता है तो वो तो सिंपल होगा डिनोटेशन। कोनोटेशन क्या होगा कि उस लफ्ज़ के सुनने से, देखने से हमारे माइंड में जो एक एहसास, दिल में एहसास या दिमाग में आइडिया आता है वो है कोनोटेशन। लेट्स सपोज अगर घर है, होम, ठीक है, उसका मैं अगर हम मीनिंग देखते हैं तो बेसिकली क्या आएगा, होम मतलब वो घर है जहाँ पे आप रहते हैं, ठीक है, ये इसका एक डिक्शनरी में मीनिंग सिंपल आएगा। लेकिन अगर हम इसका कॉनोटेटिव साइड पे जाएंगे तो घर क्या देता है, तहफ़्फ़ुज़ देता है, सुकून देता है, आपको एक तरह से एक प्रोटेक्टिव शील्ड फील होती है। तो ये कॉनोटेटिव है, उसका मीनिंग जो उसके साथ लिंक है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल्ड किया गया, नॉन्स है, ये क्या रेफर टू अ सब्टल और स्लाइट डिफरेंस इन मीनिंग, एक्सप्रेशन, टोन और मीनिंग दैट डिस्टिंग्विश सिमिलर वर्ड्स और एक्सप्रेशंस। नॉन्स क्या है, बिल्कुल स्लाइट डिफरेंस है, किस में आएगा, बिल्कुल हल्का सा एक डिफरेंस है, मीनिंग मायने में, एक्सप्रेशन में आएगा, टोन में आएगा या फीलिंग में आएगा, ये उसका एक डिफरेंस बताया गया है, ठीक है। उसके बाद में ये है वर्ड्स रिलेशनशिप है, इसमें क्या आता है, क्या क्या है, इसमें सिनोनिम्स है। देखिए सिनोनिम्स क्या होता है, एक वर्ड है, ठीक है, उसके जो है सिमिलर मीनिंग आता है। जैसे हैप्पी है तो हैप्पी का मतलब भी खुश, जॉयफुल है तो उसका मतलब भी खुश, सेम वर्ड्स हैं मीनिंग के साथ, ये आ जाएगा सिनोनिम्स। नेक्स्ट है एंटोनिमस, बिल्कुल उसके ऑपोजिट। अगर जैसे मसलन के मैं कहती हूँ हॉट है, हॉट मतलब गर्म, तो उसका बिल्कुल उलट क्या हो जाएगा, कोल्ड, ठंडा। तो एंटोनिमस बिल्कुल उलट, सिनोनिम्स बिल्कुल सेम। अच्छा जी, नेक्स्ट है होमोफोन्स। होमोफोन्स जो हैं इसमें डिफरेंट मीनिंग होते हैं और स्पेलिंग होते हैं, लेकिन इसमें साउंड सेम होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, लेट्स सपोज हम लिखते हैं सी, ठीक है, और ये आ गया सी। अच्छा अब यहाँ पे देखें, स्पेलिंग भी डिफरेंट, मीनिंग भी डिफरेंट, बट इसमें क्या साउंड सेम है, ठीक है। सी मतलब समुंदर, और ये सी मतलब देखना। अब नेक्स्ट इसमें जो है होमोनिमस। अब होमोनिमस जो है ये भी थोड़ा सा उससे बिल्कुल अपोजिट है। इसमें क्या है, वर्ड्स स्पेल्ड और प्रोनाउंस द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स। अब होमोनिमस में क्या होता है कि स्पेलिंग भी आपको सेम मिलेंगे, आपको जो वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है वो भी बिल्कुल सेम मिलेगा, बट इसमें क्या होगा, मीनिंग डिफरेंट होगा। कैसे, अब जैसे वर्ड ये बैट है, अब देखिए एक बैट है जो क्रिकेट में बैट यूज़ होता है खेलने के लिए, और एक बैट अगर हम एनिमल के लिए जो इस्तेमाल होता है, ठीक है, एनिमल जो है एक बैट। तो इस तरह से दोनों इसमें क्या है, डिफरेंट है। एनालॉजीज़ ये क्या है, ये रिलेशनशिप बताती है टू पेयर ऑफ वर्ड्स का। जैसे एक अगर लिया तो फ़ौरन ऑटोमेटिकली उसका दूसरे को उसके साथ लिंक क्या है, क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशन है, फ़ौरन माइंड में है। लेट्स सपोज कैट है, ठीक है, कैट है तो किटन उसकी हो जाएगी किटन, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे चेयर है वो सिट बैठने के लिए, डॉग है तो उसका आ जाएगा पपी। तो इस तरह से एनालॉजीज़ जो रिलेशन बताएगा वर्ड का उसके साथ। तो हमने यहाँ पे ये वाले जो चीज़ें थी ये थोड़ी सी कर ली कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं अपना मेन जो है, ओके। अब मेन हमने यहाँ पे करना क्या है, हमने यही देखना है कि किस तरह से जो लफ्ज़ हैं उनका डिनोटेटिव मीनिंग और उनका कॉनोटेटिव मीनिंग क्या होता है। तो लोनली मतलब अकेला होना। अब देखिए अगर मैं अभी हम इसमें नहीं जाते, सिंपल अगर मैं अकेला होना बात करती हूँ तो फ़ौरन आपके माइंड में क्या आ रहा है, एक इंसान तन्हा बैठा हुआ है, अफसरदा बैठा हुआ है। तो देखिए मायने क्या है, अकेला, लेकिन फ़ौरन हमारे माइंड में उसकी पिक्चर क्या बनी, अकेला तन्हा है, अफसरदा बैठा हुआ है। तो ये हमारी क्या थी, ये कॉनोटेटिव था हमने किया, ठीक है। डिनोटेटिव मीनिंग बीइंग विदाउट कंपनी, आइसोलेटेड, अकेला होना, बगैर किसी कंपनी के, दोस्त के, बिल्कुल तन्हा होना। लेकिन इसका कॉनोटेटिव मीनिंग क्या आएगा, नेगेटिव कॉनोटेशन है, इसकी मनफी है, इम्प्लाइंग सैडनेस, अफसरदगी बताता है, ठीक है, डिसोलेशन बताता है, सेंस ऑफ अबैंडनमेंट बताता है, ठीक है, अबैंडनमेंट है यानी कि आपको कोई कबूल नहीं कर रहा। उसके बाद में सोलिटरी या सेम, इसका एग्जिस्टिंग एलोन, ये भी अकेला है। नॉट बीइंग विद अदर्स, ठीक है, नॉट बीइंग विद अदर्स इसका मतलब है दूसरों के साथ ना होना। लेकिन अगेन इसका कॉनोटेटिव मीनिंग क्या होगा, न्यूट्रल और पॉजिटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। सजेस्टिंग पीसफुलनेस, सेल्फ सफिशेंसी एंड अ डेलिब्रेट चॉइस टू बी अलोन। यहाँ पे जैसे अक्सर आपने देखा होगा ना, लोग अक्सर कहते हैं कि मुझे जैसे
कुछ लोग होते हैं वो मेडिटेशन करते हैं, या कुछ बहुत वादी पहाड़ों में निकल जाते हैं कि हम खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। मेडिटेशन समथिंग कुछ मतलब कि अपने साथ वक्त बिताना और ख़ुद के लिए काफ़ी होना, सेल्फ सफिशेंसी, अब खुद के लिए काफ़ी है। अब यहाँ पे जो लोनली है ना, लोनली में अकेला होना सैडनेस की निशानी है कि आप अकेले हैं, आपको छोड़ दिया, कोई आपको कबूल नहीं कर रहा। मगर जो सॉलिटरी है ना, इसमें क्या है कि इसमें आप अकेले होते हैं सुकून हासिल करने के लिए, आप खुद के लिए काफ़ी हो जाते हैं, या आप खुद चॉइस करते हैं कि मैं अकेला हूँ। तो यहाँ पे देखें ये डिफरेंस है। अच्छा जी, नेक्स्ट है कॉनोटेशंस एंड नॉनसेंस। देखें अगेन हम ये भी कर चुके हैं, कॉनोटेशन जो वर्ड के बोलने से माइंड में फ़ौरन जो आपके दिल में एहसास या दिमाग में जो आइडिया आता है वो हमारा कॉनोटेशन है। और नॉनसेंस का भी हमने पढ़ लिया कि बिल्कुल लिटिल बिट एक्साइट डिफरेंस होता है, एक्सप्रेशन में होता है डिफरेंस जो है, एक्सप्रेशन जो है, उसके बाद में टोन में इसका डिफरेंस आता है। तो द नॉस्ट डिफरेंसेस बिटवीन द वर्ड्स लोनली एंड सॉलिटरी। अब ये जो डिफरेंस है ना लोनली में और सॉलिटरी में, विच हैव सिमिलर डिनोटेटिव मीनिंग, इनके मायने तो बिल्कुल सेम है, लोनली भी तन्हा होना, सॉलिटरी भी तन्हा होना, बट डिफरेंट कॉनोटेशन, मगर इनकी कॉनोटेशन डिफरेंट है। लोनली में अकेला हो, आप अफसरदा हो, आपको अबैंडन कर दिया गया, कोई आपको कबूल नहीं कर रहा। सॉलिटरी में आप अकेले हैं क्योंकि आप खुद अकेले रहना चाह रहे हैं, आप पीस चाह रहे हैं, आप खुद के लिए काफ़ी हैं, या आपने खुद से चॉइस ली है। एंड इम्प्लीकेशंस, और इनकी जो इम्प्लीकेशंस है वो भी डिफरेंट है। अब हम इसको यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे लोनली, अब इसका नॉन्स में कैसे जा रहा है। implies an emotional state where the absence of others is painful or undesirable। देखिए हमने पढ़ा था कि नॉट्स जो है इसमें जो डिफरेंट है, बिल्कुल लाइट एक डिफरेंस है, वो एक्सप्रेशंस में है, वो टोन में है। देखिए अगर कोई लेट्स सपोज स्टेटमेंट राइट की हुई है, कुछ भी लिखा हुआ स्टफ लिखा हुआ है, हम जब उसको पढ़ते हैं तो उसमें अगर बहुत ज़्यादा कोई पेनफुल स्टोरी कोई बताई गई है तो ऑटोमेटिकली हमारी टोन, हमारी पिच, हमारे पढ़ने का तरीका भी बिल्कुल वैसा होता जाएगा। तो अब आप गौर करें कि जब नॉन्स में लोनली का बताया तो इन्होंने कैसे वर्डिंग यूज़ की। इन्होंने कहा इमोशनल स्टेट वेयर द एब्सेंस ऑफ अदर्स इज़ पेनफुल और अनडिज़ायरेबल। आपने वर्ड्स जो हैं इनकी सिलेक्शन भी आपने देखी कि बताया कि इसमें ये बहुत ज़्यादा पेनफुल इसमें होना, दूसरों की गैर मौजूदगी होना, और अनडिज़ायरेबल है, कोई इसको नहीं चाहता। अब एग्जांपल सेंटेंस में क्या बताई, आफ्टर मूविंग टू अ न्यू सिटी शी ऑफन फेल्ट लॉनली एंड मिस्ड हर फ्रेंड्स। सिटी में, शहर में मूव करने के बाद शी ऑफन फेल्ट लॉनली, वो अक्सर अकेला तन्हा खुद को महसूस करती थी, एंड मिस्ड हर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों को मिस करती थी। इंटरप्रिटेशन इसमें हमने क्या समझा कि द वर्ड लोनली कन्वेज हर इमोशनल डिस्ट्रेस एंड लॉन्गिंग फॉर कंपेनियनशिप। यहाँ पे जो वर्ड लोनली है वो हमें ये बता रहा है कि वो अपने दोस्तों के लिए जो है, उनकी जुदाई जो है दोस्तों की है, उसके लिए उसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, इमोशनल है, वो परेशान है। ठीक है, अब सोलिटरी हमने क्या पढ़ा था सोलिटरी में कि जो है अकेले के खुद के लिए काफ़ी हो जाना, पीस खुद के लिए जो है वो चाहना। सजेस्ट अ स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, ये वो स्टेट बताती है अकेला होना, दैट इज़ नॉट नेसेसरली नेगेटिव एंड कैन बी पीसफुल और इंट्रोस्पेक्टिव। ऐसी स्टेट जिसमें अकेला होना जो है वो ज़रूरी नहीं है, बीइंग अलोन अकेला होना ज़रूरी नहीं है, और क्या है, नेगेटिव भी नहीं है। अगर आप इसमें गौर करें तो बिल्कुल उससे जो है वो डिफरेंट है, ये लोनली से, यानी कि डिफरेंट है। और क्या कह रहे हैं इसमें कि एंड कैन बी पीसफुल, और ये भी क्या हो सकती है, पीसफुल भी हो सकती है और इंट्रोस्पेक्टिव भी हो सकती है। इंट्रोस्पेक्टिव आप आसान अल्फाज में अगर मतलब अपने अंदर झांकने वाला, कि जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो आप अपने बारे में मज़ीद जान सकते हैं। तो इंट्रोस्पेक्टिव यानी कि अपने अंदर झांकने वाला। अब सेंटेंस इसमें एग्जांपल, ही एंजॉयड हिज सॉलिटरी वॉक्स इन द फॉरेस्ट, उसने वॉक की
जंगल में अपने साथ तन्हा अपने साथ जो है अपनी वॉक उसने इंजॉय किया, फाइंडिंग पीस और सुकून ढूंढा इन दी क्वाइट खामोशी में। अब इसमें इंटरप्रिटेशन हमें क्या मिली जो पूरी कि द वर्ड सॉलिटरी इंडिकेट्स, इसमें पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव स्टेट है, चूजन स्टेट है, खुद मुंतखब की गई है। वेयर बीइंग अलोन इज़ इंजॉयड एंड वैल्यूड, जहाँ पे अकेले रहना इंजॉय किया गया है और उसको क्या किया गया, वैल्यू किया गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इन चीज़ों को समझ लिया कि डिनोटेटिव, अगेन रिपीट करती है, डिनोटेटिव जो कि डिक्शनरी का मीनिंग होता है, कॉनोटेटिव जो वर्ड बोलने से हमारे माइंड में आइडिया, दिल में एहसास पैदा होता है, वो है कॉनोटेटिव। और नॉन्स क्या है, इसमें डिफरेंस क्या आता है, एक्सप्रेशन में और टोन में। ठीक है, ये इसमें डिफरेंस आता है। अब क्योंकि हम इनको अच्छे से कर चुके हैं, अब ये जितने क्वेश्चन है ना, ये 1 2 3 4, अब हम इनको करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो हम स्लाइड पर आ जाते हैं। आइडेंटिफाई सब, फर्स्ट वन है आइडेंटिफाई सिनोनिम्स इन द पोएम and daffodils that have similar dictionary definitions but different connotations or emotional undertone। अब हमने सिनोनिम्स ढूंढने, सिनोनिम्स क्या है, एक जैसे उनके अल्फाज हैं पोइम में, लेकिन उनके क्या है सिमिलर, डिक्शनरी की डेफिनेशन तो सेम होंगी मगर डिफरेंट उनका कॉनोटेशन होगा और उसकी इमोशनल अंडरटोन भी डिफरेंट होगी। तो कॉनोटेटिव यहाँ पे आ गया और इमोशनल में क्या आ गया, नॉन्स इसमें आ जाएगा। ठीक है, हम इस सारे को एक दफ़ा देखते हैं। अभी एकदम से नोट करने नहीं बैठ जाना आपने, पहले अच्छे से समझ लें, उसके बाद इसको नोट करिएगा ताकि आपको पता चले आपने पढ़ा क्या है। फर्स्ट वन है गे वर्सेस जोकेंट। अब देखें सिनोनिम, गे भी मतलब जोकेंट, दोनों का मतलब खुशी ही है, लेकिन डिनोटेटिव में गे का मतलब हैप्पी, चीयरफुल, खुश होना। कॉनोटेटिव में लाइट, सिंपल, एवरीडे हैप्पीनेस, मतलब एक बिल्कुल आम सी खुशी, बिल्कुल सिंपल सी सादा सी खुशी। लेकिन जो जोकेंट है ये है चेयरफुल, लाइवली, जिंदा दिल, बहुत ज़्यादा खुशगवार। मतलब उससे थोड़ा सा आपको अगर आसान अल्फाज में मैं समझाऊँ कि जो हमने गे में खुशी पढ़ा वो एक सिंपल लाइट हैप्पीनेस है, मगर जो ये है ये आसानी से नहीं मिलती, बहुत ज़रा उससे हैवी है। तो कॉनोटेटिव मीनिंग है मोर एनर्जेटिक, वार्म एंड प्लेफुल हैप्पीनेस, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा गर्म जोशी का इजहार, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा जो है ये खुशी का इजहार है। अब नेक्स्ट है फ्लर्टिंग वर्सेस डांसिंग। फ्लर्टिंग मतलब लहराना, डांसिंग मतलब रक्स करना। बेसिकली दोनों में मूवमेंट है, लेकिन दोनों की मूवमेंट में डिफरेंस क्या है, लाइट क्विक मूवमेंट है इसमें और क्वांटिटेटिव में बिल्कुल सॉफ्ट जेंटल डेलिकेशन है, बिल्कुल सॉफ्ट डेलिकेट सा इमोशन है, एक एहसास है, एक उसमें मूवमेंट है, हरकत है। लेकिन डांसिंग मूविंग रिथमिकली, अब ये इसमें जब रिथम के साथ आप मूव करेंगे तो क्वांटिटेटिव इसमें क्या जा रहा है, मीनिंग जॉयफुल है, एनर्जेटिक है, फुल ऑफ लाइफ है। देखें दोनों की ये एक सिंपल मूवमेंट है, मगर डांसिंग जब रक्स करते हैं तो आप ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, ज़्यादा ज़िंदगी से वो एक खुशी भरपूर होना, बिल्कुल फुल ऑफ लाइफ के साथ होना, तो ये डांसिंग में जो है ये मूवमेंट आ रही है। नेक्स्ट है प्लेयर वर्सेस ब्लिस। प्लेयर भी खुशी है, ब्लिस भी खुशी है। अब इसमें भी अगेन क्या डिफरेंस है, देखिए यहाँ पे फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस है। ठीक है, प्लेयर जो है खुशी का एक जज्बा, एक एहसास है, सिंपल मोमेंट्री जॉय, एक सिंपल खुशी है जैसे हमने गे में और जोकर में पढ़ा था। ठीक है, लेकिन ब्लिस क्या है, परफेक्ट हैप्पीनेस, डीप पीसफुल ऑलमोस्ट स्पिरिचुअल जॉय। अब आप गौर करें, देखिए इसमें ऑटोमेटिकली कितना हमें डिफरेंस नज़र आया कि हम अगर कोई इंटरनल हैप्पीनेस, कोई अंदर से खुशी जब कोई डीप बहुत ज़्यादा हमें फील होती है तो वो आसानी से नहीं मिलती, मतलब कुछ बहुत स्पेशल चीज़ हो या कुछ ऐसा हो तो हमें वो फील होती है। तो सेम इसी तरह से है कि जो प्लेयर है वो तो काम खुशी है, सिंपल सा जज्बा है, मगर जो ब्लिस है वो डीप एंड स्पिरिचुअल जो है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गहरी, बहुत ज़्यादा जो है वो स्पिरिचुअल रूहानी खुशी है। नेक्स्ट राइट सेंटेंसेस फॉर ईच वर्ड शोइंग डिफरेंट कॉनोटेशंस। अब हमने सेंटेंसेस राइट करने हैं जिससे हर एक वर्ड जो है वो डिफरेंट कॉनोटेशन उसमें जो है वो शो करेगा। तो फर्स्ट है जैसे गे, गे सिंपल खुशी, जोकेंट भी खुशी, मगर डिफरेंस क्या था, ये लाइट है और ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा हैवियर है। द पोएट फेल्ट गे व्हेन ही सॉ द ब्राइट डैफोडिल्स डांसिंग इन द ब्रीज। शायर खुशी महसूस करता है जब वो ये चमकते ब्राइट डैफोडिल्स जो है इनको हवा में रक्स करता हुआ देखता है। जोकेंट, द डैफोडिल्स सीम्ड लाइक अ जोकेंट कंपनी वेलकमिंग द पोएट विद वार्म लाइवली जॉय।
इसमें डीप खुशी बताई गई है, एनर्जेटिक है कि जो नरगिस आबी के फूल हैं वो शायर को वेलकम करते हुए नज़र आते हैं, बिल्कुल गर्मजोशी के साथ, खुशी के साथ। और वो क्या नज़र आ रहे हैं, जोकेंड कंपनी, यानी कि खुशगवार कंपनी, उसके खुशगवार दोस्त। नेक्स्ट है फ्लर्टिंग और डांसिंग। अगेन हम इसको शुरू में देखें पढ़ चुके, मीनिंग अगेन फ्लर्टिंग लहराना, सिंपल मूवमेंट है। डांसिंग मोर एनर्जेटिक, ज़िंदगी से भरपूर एक तरह से मूवमेंट इसमें डांसिंग में जो है वो बताई गई थी। द डैफोडिल पेटल्स वर फ्लटरिंग सॉफ्टली इन द विंड, बिल्कुल जेंटल, बिल्कुल लाइट मूवमेंट है कि जो नरगिस आबी के फूल हैं उसकी पत्तियां लहरा रही थी नरमी से हवा में। द डैफोडिल्स वर डांसिंग हैप्पीली एज इफ़ दे वर सेलिब्रेटिंग द स्प्रिंग, डैफोडिल्स जो थे वो रक्स कर रहे थे खुशी के साथ, जैसे कि वो स्प्रिंग को जो है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये इसमें क्या है, लाइवली मूवमेंट है, जॉयफुल है, उससे बहुत ज़्यादा है फ्लर्टिंग से। प्लेयर और ब्लिस, अगेन प्लेयर आम खुशी और ब्लिस क्या थी हमने पढ़ी थी, डीप और स्पिरिचुअल जॉय। द पोइट फेल्ट प्लेयर वाइल वॉचिंग द काम वेव्स ऑफ द लेक, शायर खुशी महसूस करता है मगर कौन सी, सिंपल एक हैप्पीनेस है जब वो काम पुरसकून वेव्स जो लहरें हैं झील की उनको देखता है। ब्लिस में आता है रिमेम्बरिंग द डैफोडिल्स, जब डैफोडिल्स को याद करते हुए, गेव हिम द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, रिमेम्बरिंग याद करते हुए डैफोडिल्स को उसको शायर को देती हैं ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, उसको खुशी देती हैं तन्हाई में भी। तो अब इसमें क्या है, डीप पीसफुल हैप्पीनेस, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट करना है डिस्कस द डिफरेंट फीलिंग्स और आइडियाज़ नॉन्सेस ईच वर्ड इवोक्स। अब हमने ऐसे वर्ड्स को बताना है जिसमें डिफरेंट उनकी फीलिंग्स होंगी, आइडियाज़ होंगे नॉन्सेस के जो हर वर्ड बताएगा। अब देखें गे, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको समझ आए। गे हमने पढ़ा था खुशी मतलब आम, जोकेंड ये उसे थोड़ी सी एक स्टेप आ गया। फ्लर्टिंग क्या थी, लहराना, सिंपल एक मूवमेंट है। अब इसमें नॉन्स में जब ये जाएगा तो अ ब्रीफ लाइट फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस नॉट वेरी डीप और इमोशनल, ठीक है। कि गे कैसी, अब उसको मज़ीद डिफाइन किया गया ना एक्सप्रेशन टोन कि बिल्कुल लाइट फीलिंग है हैप्पीनेस की, मगर क्या है कि डीप नहीं है, ना ये क्या है इमोशनल है। देखिए जब डीप हो बहुत ज़्यादा या इमोशनल हो तो वो फिर आम खुशी नहीं होती, वो कुछ स्पेशल होती है। जोकेंड वार्म गर्मजोशी, लाइवली ज़िंदगी से भरपूर, फुलर हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा खुशी का होना, लाइक बीइंग इन द कंपनी ऑफ चेयरफुल फ्रेंड्स, जैसे कि जो चेयरफुल खुशगवार दोस्त हैं उनकी कंपनी में होना। अच्छा भाई दोनों में नोट करें, हम यहाँ पे नॉन्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि नॉन्स क्या है कि डिफरेंस होना है एक्सप्रेशन में और टोन में। एक्सप्रेशन मतलब कि इमोशंस हैं, एहसासात हैं, जज्बात हैं, इजहार है, तो वो टोन में, इन दोनों में डिफरेंस होना। अब आप गौर करें कि अगर गे वर्ड था तो नॉन्स में बताया गया सिंपल एक आम खुशी है मगर डीप भी नहीं है और इमोशनल भी नहीं है। जोकेंड में इसको फ्रेंड्स के साथ कंपैरिजन किया गया कि जब हम दोस्तों की कंपनी में होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा खुशी को महसूस करते हैं। फ्लर्टिंग मूवमेंट कैसी है, लहराना, सॉफ्ट डेलिकेट जेंटल मूवमेंट, बहुत नर्म, बहुत आहिस्ता, बहुत आरामदेह मूवमेंट है, काम है एंड पीसफुल है। और डांसिंग अब इसकी एनर्जेटिक है, ज़्यादा जॉयफुल है, एक्सप्रेसिव ज़्यादा मूवमेंट है, फुल ऑफ लाइफ, ज़िंदगी से भरपूर है। प्लेयर खुशी है, अब ये कैसी खुशी है, ऑर्डिनरी आम खुशी है, नाइस अच्छी तो है बट नॉट पावरफुल, मगर पावरफुल नहीं है। ब्लिस डीप पीस है, बहुत गहरा इसमें पीस है। जॉय खुशी है, फेल्ट इनसाइड द हार्ट जो कि दिल के अंदर महसूस होती है। मोर स्पिरिचुअल बहुत रूहानी एंड लास्टिंग रहने वाली। अब आप गौर करें कि जो ब्लिस है कितना ज़्यादा, हम इसको कॉनोटेटिव में भी जब हमने पढ़ा, हमने इसको डिनोटेटिव में भी पढ़ा, और अब देखें नॉन्स में भी इसके लिए जो है वो अब सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स देखें ऑटोमेटिकली आपको, अब आई होप के नॉन्स का जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब 4 है हमारे पास एग्जामिन हाउ द चॉइस ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड चेंजेस मीनिंग एंड टोन इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। जब डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट होगा तो किस तरह से अल्फाज जो हैं वो अपना मायने भी बदल लेंगे और उनकी टोन भी बदल जाएगी। जैसे देखिए अगर मैं वर्ड यूज़ करती हूँ लाइट, तो लाइट के तो बहुत सारे, लाइट रोशनी, लाइट हल्का होना, लाइट हम बिजली को भी कह देते हैं, तो डिफरेंट मीनिंग है और इन सब के जो है मायने वो बदलते हैं जब हमने बात का हमारा जो कॉन्टेक्स्ट होता है जब वो बदलता है। अब सिंपल इसी तरह से हम देखें, अगेन गे मतलब खुशी, सिंपल खुशी, जोकेंड उससे थोड़ी सी ज़्यादा हैवी खुशी। अब इसका साउंड सिंपल एंड चेयरफुल,
बट ये क्या है, साउंड वार्मर, मोर जॉयफुल एंड मोर लाइवली। देखिए वही बातें घुमा फिरा के दोबारा रिपीट हो रही हैं। अगेन फ्लर्टिंग और डांसिंग, अगेन ये क्या है, सॉफ्ट है, क्वाइट इमेज है क्या, और ये क्या, बहुत लाइवली, बहुत हैप्पी सीन है। प्लेयर ब्लिस, अगेन बहुत आम और छोटी खुशी है, मगर ये डीप है, इमोशनल कंफर्ट इसमें है। जब आप अकेले हो तो आपको इमोशनल जो है वो जज्बाती कंफर्ट, सुकून मिलता है। अब इसमें टोन जैसे चेंज हो रही है कि फ्लर्टिंग का वर्ड लहराना या प्लेयर खुशी है, ये एक सॉफ्टर इमेज, काम इमेज कन्वे करते हैं, मगर जो डांसिंग का रक्स करना या ब्लिस, ये एक स्ट्रॉन्गर, मोर जॉयफुल। देखिए इनका कंपैरिजन किया गया, तो टोन ऑटोमेटिकली इसी तरह से जो है वो चेंज हो गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। आई गेस हमने जो है वो ये वाले 4 तक हमने यहाँ पे कर लिए हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, यस, फाइंड अ कॉनोटेटिव एंड डिनोटेटिव मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। अभी जो वर्ड्स है ना, इनके हमने डिनोटेटिव मीनिंग भी बताने और कॉनोटेटिव, यानी कि उनका डिक्शनरी का मायने और उनका जो है वो मायने से हमारे माइंड में क्या आता है, हमने वो बताना है। अगेन लिखने मत बैठ जाइएगा, आप ही के पास है, कहीं भाग के नहीं जा रहा, पहले समझ लें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। लोनली, अकेला होना, ठीक हो गया। हमने डिक्शनरी में मीनिंग चेक किया, हमें क्या मिला, अकेला होना विदाउट कंपनी, मतलब आप अकेले तब होते हैं जब आपके पास कोई भी नहीं होता। तो फ़ौरन से माइंड में क्या आ गया, सैडनेस, उदासी, इमोशनल एम्पथीनेस, यानी कि उनका खाली होना इमोशंस का। क्लाउड, बादल, अ मैस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इन द स्काई, यानी कि क्लाउड में जो है बेसिकली क्लाउड आसमान पे होते हैं ना, लेकिन क्लाउड बादल जो हैं क्या है कि बहुत सारे वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं स्काई के अंदर, स्काई में। लेकिन कॉनोटेटिव मीनिंग क्या आ गया, ड्रिफ्टिंग, फ्रीडम, समटाइम्स सैडनेस। अब इसका कॉनोटेटिव मीनिंग क्या आता है, एक इसका सैडनेस आता है और एक इसका आता है हैप्पी, फ्रीडम है। सैडनेस कब आता है, जब अक्सर क्लाउड जो है वो डार्क ब्लैक हो, तो वो सैडनेस को सिंबलाइज करता है। फ्लटरिंग, लहराना, लाइट क्विक बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, मतलब बिल्कुल लाइट मूवमेंट है, कभी आगे कभी पीछे होना। और कॉनोटेटिव में सॉफ्ट है, डेलिकेट है, जेंटल ब्यूटी है। स्प्राइटली, शानदार, लाइवली, एनर्जेटिक है बहुत ज़्यादा। तो कॉनोटेटिव में भी फ़ौरन माइंड में क्या आएगा, कोई ऐसी चीज़ जिसका बहुत ज़्यादा चीयरफुल है, यूथफुल। देखें यूथफुल बताया, यूथफुल जब हम यंग हैं तो अक्सर वैसे हम मोबाइल पे लगे रहते हैं, लेकिन हम यंग हैं, हमारे अंदर जो है वो कैपेसिटी ज़्यादा है, स्टेमिना ज़्यादा है। अगर हम इसको अच्छे वे में यूटिलाइज़ करें तो इसको देखें, स्प्राइटली, यूथफुल है, बहुत जॉयफुल है, बहुत एनर्जी है। गेज्ड, देखना, अच्छा। टू लुक स्टिडली फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब देखते रहना है बहुत लॉन्ग टाइम, लंबे अरसे तक एक ही जगह पे। लेकिन अगर कॉनोटेटिव में जाएंगे तो एडमायरेशन है, वंडर है, डीप थॉट है, यानी कि एडमायर कर रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा कुछ गहराई में सोच रहे हैं। ब्लिस है, परफेक्ट हैप्पीनेस है, क्या है कि डीप पीस है, स्पिरिचुअल जॉय है, इनर काम है, अंदर की जो है वो पुरसुकून होना। और डीप हम मुसलसल उसका मीनिंग पढ़ते आ रहे हैं कि रूहानी खुशी जो है। और नेक्स्ट पहले हम इसमें देखते हैं कि हम क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं, देन हम इस पे आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है स्पेसिफाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉनोटेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, हमें ये वर्ड्स दिए हैं ना, तो हमने अब इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव कॉनोटेशन बतानी है कि पॉजिटिव उसकी कॉनोटेशन क्या, नेगेटिव क्या इन वर्ड्स की। अगर गेज़ है, गेज़ मतलब देखना, मोहब्बत के साथ, एडमरेशन के साथ और वंडर, हैरानी के साथ देखना, पॉजिटिव में आ रहा है, तो इसमें नेगेटिव नहीं है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। स्टेयर है, अब ये देखिए स्टेयर का मतलब होता है घूरना। अब आप लुकिंग रूडली, फिक्सली और इन अ वे दैट मेक समवन अनकंफर्टेबल। अब एक ऐसी नज़र है कि देख रहे हैं, मोहब्बत के साथ देख रहे हैं आप, लेकिन एक नज़र ऐसी है कि मुसलसल एक किसी को घूरते रहना, और आप मुसलसल अगर किसी को इस तरह से देख रहे हैं फिक्स्ड होके एक ही जगह पे, वो आपका फोकस है, तो जो भी सामने है वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा, तो ये स्टेयर में जो है नेगेटिव आ जाएगा। शाइन, चमकना, प्लीजेंट, सॉफ्ट, वार्म, ब्राइटनेस है। अब शाइन मतलब चमकना है, बहुत प्लीजेंट है, बहुत सॉफ्ट सा है, और इसकी ब्राइटनेस बहुत वार्म है, बहुत, तो ये जो है वो पॉजिटिव में जाएगा, तो इसलिए इसका नेगेटिव नहीं है। बट जो ग्लेयर है ये नेगेटिव में जा रहा है, क्योंकि ये आ रहा है हार्श में, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अनप्लीजेंट है, ना खुशगवार है। ब्राइटनेस, इसकी खुशी ऐसी है। अक्सर आप देखें ना कि लाइट ऐसी होती है कि बहुत सॉफ्ट सी हम देखते हैं, अच्छी लगती है। कुछ इस तरह की रोशनी होती है कि वो देखने में भी अच्छी नहीं लगती, वो अजीब सा जो है ना वो अनकम्फर्टेबल सा करती है। कलेक्ट, गैदरिंग थिंग्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड, मीनिंगफुल और इंजॉयबल वे, चीज़ों को इकट्ठा करना और
ऑर्गेनाइज्ड वे में, मीनिंगफुल वे में और इंजॉयबल वे में, तो नेगेटिव में इसका नहीं जाएगा। अब हॉर्ड है, इसका नेगेटिव है गैदरिंग टू मच इन अ ग्रीडी, सेल्फिश और सिक्रेटिव वे। चीज़ों को कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा लालच के साथ, खुदगर्ज हो के, और क्या करना, राजदाना, सीक्रेट तरीके से उसको कलेक्ट करना। अब हम आते हैं अपनी फिगरेटिव लैंग्वेज इन द पोइम। अब फिगरेटिव लैंग्वेज इन द पोइम देखें, फिगरेटिव यानी कि हम ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल पोइम में करते हैं जिसके साथ हम चीज़ों को सिम्बलाइज कर सकें, हम रीडर के माइंड में उससे पिक्चर डेवलप कर सकें। सिमिली, फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। सिंपली जो है सिमिली है ना, वो ये है, इसमें हम दो अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं जो कि है लाइक और है एज। इन दोनों का इस्तेमाल करके हम दो मुख्तलिफ चीज़ों को करते हैं आपस में कंपेयर। जैसे एग्जांपल है, आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड। अब शायर ने क्या बताया कि मैं अकेला भटकता रहा, किसकी तरह, बादल की तरह। बादल भी इसी तरह से अकेले भटकते रहते हैं, और उसने क्या कर दिया, कंपैरिजन अपने साथ कर दिया। द पोइट कंपेयर्स हिज लॉनलीनेस, अपनी तन्हाई को वो कंपेयर करता है टू अ क्लाउड, बादल के साथ, ड्रिफ्टिंग इन द स्काई, ठीक है, जो कि आहिस्ता से आसमान पे जो है वो मूव कर रहे होते हैं। एम्फसाइजिंग हिज सेंस ऑफ आइसोलेशन एंड एमलेसनेस, अपनी जो है वो तन्हाई को, बेमकसद चलना, कोई जो एम नहीं है, तन्हाई है, उसको शायर जो है वो क्लाउड के साथ यहाँ पे देखें बयान कर रहा है। तो सिमली, आई होप अब आपको क्लियर हो गया। अच्छा, सिमली आप इस तरह से भी इसको माइंड में रख सकते हैं, सेम, मतलब सेम होना, एक जैसा होना, तो लाइक और एज। सिमली में जो है हम दो वर्ड का इस्तेमाल करके कंपेयर करते हैं। पर्सोनिफिकेशन डिटेल में मैं बता चुकी हूँ, अब यहाँ पे मैं इसको अगेन नहीं बताऊँगी, हम इसको डिटेल में पीछे कर चुके हैं। अब नेक्स्ट आता है हाइपरबोल। हाइपरबोल एन एग्जैजुरेटेड स्टेटमेंट नॉट मीन टू बी टेकन लिटरली, यूज्ड फॉर अ ग्रेट एम्फेसिस और अफेक्ट। हाइपरबोल क्या है, ऐसी स्टेटमेंट जिसका मतलब ये नहीं होता कि एग्जैक्ट मतलब वो लें, लेकिन ये इस्तेमाल की जाती है बहुत ज़्यादा ग्रेट एम्फेसिस के लिए, बहुत ज़्यादा गहरा असर डालने के लिए हाइपरबोल को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे शायर ने कहा, 10,000 सॉ आई एट अ ग्लैंस, कि मैंने 10,000 एक नज़र में देखे। अब देखें, अगर फ्लावर्स, हम खड़े हैं कहीं गार्डन में, हमने अगर फ्लावर्स देखे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि अगर हम कहें कि हमने 20,000 देखे हैं, हमने तो, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए उनको काउंट करना। तो हमारा मकसद क्या होगा कहने का, कि मैंने इतने ज़्यादा फूल वहाँ पर देखे, मकसद तो हमारा मेन बताने का तो ये होगा ना। तो हाइपरबोल में आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे हाइपर होना, बहुत ज़्यादा हाई से, मतलब आप ये रखें बहुत बढ़ा चढ़ा के किसी चीज़ को बयान करना, ठीक है। आपको सिर्फ आसान अल्फाज में कि ट्रिक्स के साथ याद रखें। देखें, चीज़ें सेम आती हैं, समटाइम ऐसा होता है कि नहीं याद रहता कि इसका मतलब क्या था, लेकिन जब आप उनको किसी भी चीज़ के साथ लिंक करके पढ़ते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छे से याद रहता है। तो सिमिली मतलब सेम होना, लाइक और एज, और पर्सोनिफिकेशन मतलब पर्सन से, यानी कि इंसान, जो इंसानों की खूबियाँ हैं, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, वो जब गैर जानदारों को दी जाएंगी, बताया जाएगा कि वो हंस रहे हैं, मूव कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो सेम वो आ जाएगा पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। हाइपरबोल है यानी कि बहुत ज़्यादा चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताना, कि मैंने 10,000 फूल एक नज़र में देखे। तो यहाँ पे भी वर्ड जो था वो नंबर को, डैफोडिल्स के जो थे वो बता रहा था, कितनी खूबसूरती के साथ उसने उस सीन को देखा कि उन्होंने उस सीन को इस तरह से डिफ़ाइन किया। अब नेक्स्ट है मेटाफर, a figure of speech that directly refers to one thing by mentioning another, implying a symbolic comparison. मेटाफर क्या है, कि ऐसी ये फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें डायरेक्टली हम एक जो है रेफ़र करते हैं वन थिंग को, बताते हैं दूसरी, मैंशनिंग अनदर, ठीक है। जैसे मैं आसान अगर उर्दू में आपको बताऊं, तो इसका मतलब है कि हम किसी एक चीज़ का जिक्र करते हैं किसी दूसरी चीज़ के ज़रिए, ताकि उसकी जो उसका जैसे एग्जांपल अगर मैं यहाँ आपको दूँ, लाइक अगर मैं वर्ड यूज़ करती हूँ क्राउन, ठीक है, क्राउन मतलब किंग, तो यहाँ पे क्राउन किसका होता है, बादशाह का। जैसे मैंने क्राउन का नाम लिया, फ़ौरन आपके माइंड में बादशाह आ गया। तो इस तरह से जो है ये हमें मेटाफर में मिलता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल फ्रॉम द पोएम, दे फ्लैश दैट
इनवार्ड आई, उनके वो अचानक जो है जहन में रोशन हो जाना, नमूदार हो जाना, दैट इनवार्ड आई कि जो यहाँ पे इसका बेसिकली अगर मैं आपको कॉन्टेक्स्ट में बताऊँ, लाइन जो हमने पोएम में भी रीड की थी कि वो जो खूबसूरत फूल थे, अचानक शायर ने कहा कि वो मेरे दिमाग में ऐसे वो जलवागर हुए, ऐसे रोशन हुए कि मुझे खुशी और सुकून देते हैं हत्ता कि जब मैं तन्हा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो द इनवार्ड आई के अंदरूनी आँख, अंदरूनी जो सुकून है उसके बारे में बात की गई। तो यहाँ पे इनवार्ड आई के ये मेटाफर इस्तेमाल किया गया है कि पोइट अपनी मेमोरी, अपनी इमेजिनेशन को सजेस्टिंग करके बता रहा है कि वो जो मेमोरी है डैफोडिल्स की वो विविड है एंड स्ट्राइकिंग है। तो आई होप कि अब आपको यहाँ पे मेटाफर जो है वो क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है एलिट्रेशन, the repetition of the same consonant sound at the beginning of adjacent or closely connected words। alliteration इसमें क्या होता है, रिपीटिशन है कॉन्सोनेंट साउंड का बिगनिंग जो है क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स पे, जैसे कि सेम लाइन में अगर आपका हर वर्ड जो है स्टार्टिंग का जो है कॉन्सोनेंट अगर वो ऐसे सेम हो रहा है तो समझ लीजिएगा कि ये हमारा यहाँ पे क्या है, एलिट्रेशन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें, द रिपीटेड ब साउंड क्रिएट्स अ म्यूजिकल रिथम इनहेंसिंग द पोएम्स ऑडिटरी अपील। नेक्स्ट है एजोनेंस। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको मेटाफर स्टिल अभी भी क्लियर नहीं हुआ, देखिए अगर क्लास होती तो वहाँ पे तो स्टूडेंट्स का आइडिया हो जाता है, लेकिन समटाइम मैं कोशिश ये करती हूँ कि जहाँ मुझे लगता है शायद स्टूडेंट्स जो हैं वो मे बी यहाँ पे स्टक हो जाएं, तो उस चीज़ को फिर भी मैं डिटेल में कोशिश करती हूँ। अब मुझे अगर लगा कि मेटाफर आपको नहीं हुआ तो मैं इसको अगेन पहले इसको सबको जो है वो डिफ़ाइन कर दूँ, फिर मैं मेटाफर को दोबारा फिर बता दूँगी अगर आपको समझ इसकी नहीं लगी। तो एजोनेंस है, इसमें सेम देखें रिपीटिशन है वोवल साउंड की इन नियर बाय वर्ड्स। जैसे अब गौर करें, होस्ट है तो इसमें हमारा है ओ, फिर इधर भी ऑफ है, फिर यहाँ पे भी ओ है, फिर यहाँ पे भी जो है ये ओ साउंड है। तो एजोनेंस में ओलेट्रेशन, इसमें क्या होता है, एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीट होना है, एजोनेंस में जो है वो किसका रिपीट होना है, वोवल साउंड का। अब यहाँ पे देखें, ओ साउंड क्रिएट्स अ हारमोनियस इफेक्ट एडिंग टू द पोएम ओवरऑल म्यूजिकलिटी। नेक्स्ट इमेजरी, हम इसको डिटेल में पहले कर चुके हैं तो अब इसको तो ज़रूरत नहीं है, मेरा ख्याल आपको इसकी तो समझ आ गई है कि ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज दैट अपील्स टू द सेंसेस एंड क्रिएट्स मेंटल इमेजेस। हम इसमें ऐसे ज़ुबान का लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं कि जो हमारी सेंसेस में अपील क्या करती है, मेंटल इमेज, वो इमेज को क्रिएट करती है। जैसे एग्जांपल है पोइम से, कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। अब यहाँ पे वर्ड्सवर्थ जो हैं वो विजुअल इमेजरी का इस्तेमाल कर रहे हैं डिस्क्राइब करने के लिए डैफोडिल्स को कि वो वास्ट हैं। कैसे पता चला वास्ट है, हमें यहाँ से पता चला जब स्टार्स की बात की, तो स्टार जब ये कहा गया कि वो मिल्की वे तक फैले हुए हैं, तो यानी कि आसमान पे सितारे हम जब देखते हैं, हम ये तो नहीं कह सकते वो 10, 20, 30 हज़ार लाख, नो, वो फैले हुए हैं। तो सेम इसी तरह से जो इसका मतलब है कि जो फ्लावर्स हैं डैफोडिल्स वो भी फैले हुए हैं। नंबर 2 पे क्या बताया, ट्विंकलिंग है, जैसे सितारे हैं वो तो टिमटिमाते हैं, छोटे हैं वो टिमटिमाते हैं, तो इसका मतलब है कि वो डैफोडिल्स की बात वो हो गई। और सिमिलर है सितारों से बिल्कुल, तो नाइट स्काई में जैसे वो रात में फैले होते हैं। इनहेंसिंग द विजुअलाइजेशन ऑफ द सीन, तो हमें इस तरह से इमेजरी का इस्तेमाल करके जो है ये बताया गया है। अच्छा, मेटाफर मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। मेटाफर हमने पढ़ा कि वो है कि जिसमें हम एक चीज़ का इस्तेमाल करते हैं दूसरी चीज़ को बताने के लिए, तो ये हमारा हो गया मेटाफर। ठीक है, अब यहाँ पे शायर ने जैसे एग्जांपल का इस्तेमाल की थे। अब देखिए जो इनवार्ड आई है ना, ये एक तरह से क्या है, दिमाग और दिल की वो आँखें जो खुशियों को, खूबसूरत यादों को देखती है और महसूस करती है। तो यहाँ पे ये मेटाफर इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इसका मतलब जो है वो दिल की, दिमाग की खुशियों को बताने के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो यानी कि वर्ड्सवर्थ ने यहाँ पे जो है वो अंदरूनी खुशी, यादों की खूबसूरती दिखाने के लिए ये वर्ड को इस्तेमाल किया। तो हम अब समझ गए कि यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल क्या हुआ, इनवार्ड आई, मगर बताने के लिए क्या इस्तेमाल हुआ, अंदरूनी खुशी, दिमाग, दिल जो देख सकता है और वो अंदरूनी खुशी जो है। तो इस तरह से ये मेटाफर है। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको जो है वो सारे डाउट्स क्लियर हो गए और आपको जो चीज़ें बयान मैंने की हैं वो समझ आई हैं, कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई। अगेन अगर कोई भी डिफ़िकल्टी तो इंशाल्लाह आपने मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए आपने अपना रखना है बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।